ठीक है, चलिए कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कैल्सी के रह रहे हैं, जो हमें बताने हैं आपको, बाकी सब आपका हो चुका है। तो चलिए पहले आज हम बात करते हैं कैल्सी में या फिर एक्सेल में। अगर हम बात करें तो दोनों में सिमिलर ही है। बात करते हैं रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस जो होते हैं कैल्सी में आपके कौन कौन से रेफरेंसेस होते हैं? एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा होता है आपका 3D रेफरेंस। हालांकि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली सारी चीज़ों को सही तरीके से बताना एक बार। तो ये 3 तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि रेफरेंसेस हैं क्या। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि सेल एड्रेसेस, मतलब कि आप जो एड्रेसेस रेफर कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूला के लिए या फंक्शन के लिए, जो एरिया आप रेफर करते हैं वो एक सिंगल सेल भी हो सकती है और वो एक रेंज ऑफ सेल भी हो सकती है, उसको हम रेफरेंसेस कहते हैं। ये रेफरेंसेस 3 तरह के हैं, जिसमें रिलेटिव की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो रिलेटिव ही होता है। रिलेटिव रेफरेंस इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस जहां पर कि आपके फॉर्मूला या फंक्शन को जब आप कॉपी करते हैं तो कॉपी करने पर फॉर्मूला या फंक्शन एक रिलेटिविटी स्टैब्लिश करता है, और वो रिलेशन जो स्टैब्लिश होता है वो फॉर्मूला या फंक्शन के कॉपी होने पर अपडेट होता है। ऐसा रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसके लिए छोटा सा सिंपल सा एक डाटा हम यहाँ पे ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 सेल्स ये लिखी हुई है और इनमें कुछ वैल्यू दी हुई है। अगर आप एक फॉर्मूला भी बनाते हैं सपोज इनको ऐड करने का, कि आपने कहा कि इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, अब आप एंटर करेंगे तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, B21 प्लस B121 प्लस C121। B121 ब्लू कलर से दिखा रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेल को, और C121 रेड कलर से रिप्रेजेंट दिखा रहा है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। माने आपको एक फॉर्मूला जब आप ओपन करते हैं तो कलर्स के थ्रू वो रिप्रेजेंट करता है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस सेल में कैलकुलेशन के लिए इस और इस सेल का यूज किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर नीचे भी डेटा है तो आप फॉर्मूला को या फंक्शन को कॉपी करते हैं। यही चीज अगर हम फंक्शन से लिखते तो कैसे लिखते, इक्वल्स टू सम, और हम ये रेंज ले लेते और ब्रैकेट क्लोज कर देते, तो भी देखिए आपको यहाँ पे सेम आउटपुट मिल रहा है। बस फर्क ये कि यहाँ पर ये रेंज के फॉर्म में लिखा हुआ है और फंक्शन के साथ लिखा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है और डिफरेंटली सेल्स को यूज किया गया है ऑपरेटर के साथ। ठीक है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया तो क्या हुआ, यहाँ पर इनके बेसिस पर आपको टोटल मिला और यहाँ पर इन सेल्स के बेसिस पे टोटल मिला। यही फंक्शन जब आप कॉपी करते हैं तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट सेम मिलता है। आपको पता ही है कि एक्सेल का या कैल्सी का एडवांटेज ही यही है कि अगर आप एक जगह कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन को चाहे आप फॉर्मूला यूज करें या आप फंक्शन, आप कॉपी करते हैं और उसका ही फायदा मिलता है कि पहले बंदे पे काम करके हजारों लोगों तक नीचे आप उस चीज को सिर्फ कॉपी करके काम कर सकते हैं, आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरीके का चीजें हमें कैसे मिलती हैं? तो यही फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू B121 प्लस C121, इसी फॉर्मूला को जब यहाँ कॉपी किया गया और जब आप इस पर डबल क्लिक करके इसे खोलेंगे तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, B122 प्लस C122। क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्मूला कॉपी हुआ तो जो रिलेशन इस सेल का इन दोनों के साथ था, फॉर्मूला के कॉपी होने पर इस सेल का वही रिलेशन इन दोनों के साथ डेवलप हो गया। एंड सेम इज फॉर अदर सेल्स, कि ये ऐसा जो आपका रेफरेंस है जिसमें फॉर्मूला या फंक्शन को कॉपी करने पर आप देखते हैं कि ये जो है आपका अपडेट होता है, रिलेटिविटी अपडेट होती चलती है। ऐसे रेफरेंस को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस होता है, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही होता है। इसी चीज को अगर आप यहाँ फंक्शन खोल करके देखें तो ये B121 टू C121 था, यहाँ पर खोलेंगे तो ये 122 टू C122 हो गया, और यहाँ B123 टू C123 हो गया। तो ऐसा रेफरेंस हमारा रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है, जिसमें फॉर्मूला या फंक्शन के कॉपी होने पर या रेफरेंस के बदलने पर, लोकेशन के बदलने पर वो रेफरेंस अपडेट होता चलता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस होता है और ये बाय डिफॉल्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें यही चाहिए भी होता है। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल थी हमारी, ये 2 सेल थी, ठीक है, और अब हम ये वाला यहाँ से फॉर्मूला हटा दे रहे हैं, हम ये पूरा डेटा ही यहाँ से जो कैलकुलेशन है हटा दे रहे हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए सम किया, और सम करने के लिए सपोज आपने ये पूरी रेंज ली, जरूरत के हिसाब से ये पूरी रेंज आपने यहाँ पर ले ली, और फाइनली आपने एंटर किया
तो आपके पास टोटल आ गया। ठीक, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी थी, ये है। अब हमने कहा कि हमें जो है ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉपी करना है। कहाँ कहाँ कॉपी करना है, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके मान लीजिए हमें इसे यहाँ रखना है। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो देखिए आउटपुट डिफरेंट हो गया, है ना। चाहे फंक्शन किया होता या फॉर्मूला किया होता, फॉर्मूला किया होता तो भी देखिए, फॉर्मूला किया होता तो कैसे करते, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर किया, ये देखिए 30 आ गया। लेकिन अब इसे अगर हम कॉपी करें और मान लीजिए यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो देखिए आउटपुट डिफरेंट हो रहा है। अगर यहीं पर पेस्ट करते तो 17 ही आता। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है एक्चुअली कि जब ये फॉर्मूला या फंक्शन यहाँ से कॉपी हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा था, B121 से C123, यानी ये पूरा का पूरा रेंज लिया गया है। अब इसी फंक्शन को जब हमने यहाँ कॉपी किया तो देखिए रेफरेंस रिलेटिव था, तो यानी कि जिस सेल में आपने लिया था उससे पहले की 6 सेल्स ऑक्यूपाई की थी, तो इसने भी वही पहले की 6 सेल ऑक्यूपाई की, जिसमें 3 तो खाली ही पड़ी थी और 3 में वैल्यू लिखी थी, दैट वाज 8 + 4 12 + 5 17, तो जिसकी वजह से इसका आउटपुट आपका क्या आ गया, 17 आया। और यही फॉर्मूला जब यहाँ कॉपी किया गया तो देखिए उसने भी 6 सेल ली, लेकिन उसमें केवल 2 ही सेल ऐसी थी जिसमें कुछ लिखा था, तो जिसकी वजह से ये आपको 9 दे गया। तो कई बार ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब हम किसी फॉर्मूला को या फंक्शन को कॉपी करते हैं तो उसका तो रेफरेंस रिलेटिव होता ही है, वो नेचर ही है, डिफॉल्ट नेचर है उसका। तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर रिलेटिव होने की वजह से उस फॉर्मूला या फंक्शन को कॉपी करने पर वो कंटेंट जो है वो रिलेटिव रेफरेंस लेने की वजह से सेम आउटपुट हमें नहीं मिलता है, जबकि हम ये चाहते थे कि हमें ये 30 ही मिल जाए यहाँ पर। तो ऐसे केस में रेफरेंस को हमें रिलेटिव से एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है। कभी भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन आप कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि उसका जो रेफरेंस है कॉपी करने वाली लोकेशन पर भी वही रेफरेंस रहे, तो हमेशा याद रखिए कि फिर उस रेफरेंस को आपको कांस्टेंट बनाना होगा। कांस्टेंट मतलब लोकेशन बदले पर रेफरेंस ना बदले। जैसे यहाँ लोकेशन बदलने पर रेफरेंस बदल रहा है, फॉर्मूला में भी और फंक्शन में, अब नहीं चाहते, तो ऐसे केस में आप रिलेटिव रेफरेंस को किस में बदलेंगे, आप बदलेंगे उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस होता है जो फॉर्मूला या फंक्शन के कहीं भी कॉपी करने पर अपडेट नहीं होता है। एक एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनाया जाता है ये हम आपको पिछले सेशन में भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे ये सेल सिलेक्टेड थी, हमने तो पूरी रेंज सिलेक्ट की थी एक ही बार में, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमें इसे एब्सोल्यूट बनाना है तो अपनी पहले रेफरेंस के लास्ट में अपना कर्सर रखा, देखिए इस तरह से, पहले डबल क्लिक करके फंक्शन को खोल लिया, फिर फर्स्ट रेफरेंस जो सेल का था उसके बाद में से कर्सर रखा, क्लिक करा और फिर कीबोर्ड से या तो फंक्शन की प्रेस कर दीजिए, कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी है, F4 फंक्शन की प्रेस कर देंगे और ये देखिए ये रिलेटिव से किस में बदल गया, एब्सोल्यूट में। ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है, इसको भी आप ऐसे रखें और F4 फंक्शन की प्रेस करें और एंटर कर दें, देखिए आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, अब ये फंक्शन यहाँ मैं कॉपी कर रही हूँ, इसे मैंने कॉपी किया और यहीं पर देखिए पहले की तरह पेस्ट किया और अब आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है। और अगर इस पर डबल क्लिक करें तो देखिए वो उसी रेंज को ले रहा है, उसी रेफरेंस को ले रहा है, क्योंकि एक एब्सोल्यूट रेफरेंस लोकेशन के बदलने पर बदला नहीं। और यही चीज अगर आपको फॉर्मूला से करनी थी तो यहाँ भी यही करना था कि जितनी सेल्स थी उनके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा। F4 ज्यादा सरल है, बजाय इसके कि हर सेल के पहले हम भी ये डॉलर साइन खुद से टाइप करें, तो खुद से टाइप करने में हमें टाइम लगेगा। और ऐसे क्या है कि हम सेल सिलेक्ट करते जाएंगे और F4 प्रेस करते जाएंगे, तो ये हमें थोड़ा कम समय हमें लगेगा। तो इस तरह से हर सेल के पहले हमने ये काम कर दिया और सॉरी हर सेल के लास्ट में ये काम किया और एंटर करेंगे तो देखिए ये बना। अब हम इसे कॉपी कर रहे हैं और यहीं पर इसे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, तो देखिए अब ये वही रेफरेंस ले रहा है। तो दो तरीके के रेफरेंस की हमने बात की, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। और तीसरा रेफरेंस जैसे कि हमने आपको बताया वो होता है आपका 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसमें कैलकुलेशन तो आप कर रहे हैं जिस शीट में, उसके लिए कंटेंट यानी जो फॉर्मूला या फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उस शीट में नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट सेल का डेटा था, हम इतना ही मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट सेल का डेटा है, ठीक है। अब अगर आप एक यहाँ पे मान लीजिए एक इसमें आ जाते हैं, हम इस शीट में आ जाते हैं और सपोज हमारी एक ये मास्टर शीट है
जिसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल इनकम, ठीक है, और एक यहाँ पर हमें लिखना था टोटल एक्सपेंसेस। ये हमें मतलब बनाना है, ये हमें काम करना है, और इसके लिए हमें जो डेटा हम डिपेंड कर रहे हैं वो दूसरी शीट में है। टोटल इनकम के लिए हमें सम करना है। अब वो सम कहाँ है? वो सम मान लीजिए हमारा ये प्रोडक्ट सेल वाला है, मतलब इस रेंज का टोटल करना है, मगर करना कहाँ है? करना है इस जगह पर, इस शीट में। तो क्या करेंगे आप? फंक्शन तो सम ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। ब्रैकेट ओपन किया, अब डेटा लाना है उस शीट से। तो जब भी कभी दूसरी शीट से डेटा लाना होता है तो ब्रैकेट जैसे ओपन किया है ऐसे ही रहने देंगे, कहीं कोई और क्लिक नहीं करेंगे, और सीधे उस शीट टैब पर क्लिक करेंगे जिस शीट में जाना है। हमारे एग्जाम्पल के केस में हमें कहाँ आना है? प्रोडक्ट सेल में। और हमारा डेटा कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, और कहीं क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा, क्लिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और सीधे कीबोर्ड से आप ब्रैकेट क्लोज करें और सिर्फ एंटर की प्रेस कर दें। एंटर की प्रेस करने पर देखिए टोटल आ गया। कुछ ये है, हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ये टोटल सेम है जो वैल्यू हमारी यहाँ दी है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू सम, और हमने ये वही सेल सिलेक्ट कर ली। देखिए हमारी ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए वही फिगर आ रही है जो यहाँ है, इसका मतलब टोटल सही आया। पर इस यहाँ पर हमने क्या किया है कि डेटा कहीं और से लिया है। तो इसको जब आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए ये आपको एक अलग तरीके से रेफरेंस दिखा रहा है। नॉर्मली इसे क्या दिखाना चाहिए था? इसको तो दिखाना चाहिए था F3 to F11, जैसे यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए दिखा रहा है F3 to F11, लेकिन यहाँ F3 to F11 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने कैलकुलेशन उसी शीट में की जिस शीट में आपका डेटा था, जहां से कंटेंट लिया है। लेकिन यहाँ आपने कोई दूसरी शीट से कंटेंट लिया है, तो उसने पहले क्या किया? F3 से F11 दिखाने के पहले उसने एक डॉलर का साइन लगाया और सिंगल कोट में आपकी उस शीट का नाम लिखा और डॉट ऑपरेटर का यूज किया। यानी सबसे पहले वो शीट का नाम लिखता है, पहले तो सबसे पहले डॉलर का साइन लगाता है, फिर सिंगल कोट में अपॉस्ट्रोफीज के अंदर शीट का नाम लिखता है। देखिए शीट का नाम प्रोडक्ट सेल था, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के साथ में आपको फिर वो सेल का रेफरेंस देता है। ऐसा रेफरेंस आपका 3D रेफरेंस कहलाता है, जिसमें आपको कंटेंट जो आप फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स हैं या फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो यदि उसी शीट से नहीं ली गई है, किसी दूसरी शीट से ली गई है, तो इस टाइप का रेफरेंस 3D रेफरेंस कहलाता है। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3D रेफरेंस जैसे आपको लिख के दे दिया कुछ इस तरह का कि ये किस तरह का रेफरेंस है। अगर उन्होंने लिख के दिया इज इक्वल टू सम A1 कोलन D10 और पूछा बताइए इसमें किस तरह का रेफरेंस है, तो आप बताएंगे रिलेटिव है। अगर उसमें लिखा है $A $1 कोलन $D $10, तो आप बताएंगे कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। लेकिन अगर उसमें लिखा है डॉलर शीट 2 अपॉस्ट्रोफीज के अंदर फिर कॉमा डॉट फिर A1 कोलन A10, तो समझ जाइए कि वो रिलेटिव आपका 3D रेफरेंस है। तो ये 3 तरीके के रेफरेंसेस होते हैं जिनको अपनी जरूरत के हिसाब से हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक और चौथी तरह का रेफरेंस हमारा होता है। चौथी तरह का रेफरेंस जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस जो है, जो हमने अभी आपको बताया 3 रेफरेंसेस, एक तो आपको बताया ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट, 3D। अब चौथा टाइप का जो रेफरेंस है वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। क्योंकि कई बार हमारी जरूरत ऐसी भी होती है कि हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट को कंबाइन करके लिखना होता है, कंबाइन करना होता है। तो उस केस में हम उस रेफरेंस को मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मान लीजिए सभी के लोगों की यहाँ पर कुछ सेल की फिगर लिखी हुई थी, कुछ भी सेल की फिगर हमने यहाँ पे दे दी ऐसे, ठीक है। और अभी जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कैलामिटी है, सभी को पता है कि ये कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, तो इसमें मान लीजिए सभी से कह दिया जाए कि कंपनी के जितने भी लोग हैं उन्होंने जितनी भी सेल की, उनकी सेल का मान लीजिए जो है 15% निकाला जाएगा और 15% चैरिटी के लिए दिया जाएगा या कंट्रीब्यूट करेंगे हम पीएम रिलीफ फंड में, कुछ भी। तो उस केस में क्या है कि सभी की सैलरी का 15% यहाँ पर निकाला जाएगा। तो वो आपको पता ही कैसे निकाला जाता है। आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू सेल इंटू 15%, है ना, सॉरी, सेल इंटू 15%। ये 15% निकल के आ गया और ये हो गया। अब क्या है कि लोगों ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा साहब इतना इतना पैसा निकल जाएगा, माने पैसा निकलना तो सभी के लिए बड़ा मुश्किल का काम है, सभी को खराब लगेगा। लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे आकर के वो अग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, सबसे कम इसमें फिगर कौन सी है 15% की?
तो सबसे कम फिगर जो मिली वो 1500 मिली है ना। देखिए कंपैरेटिवली बाकियों में सबसे कम कौन सी है, 1500। तो कहा गया ऐसा करिए, सबकी सैलरी से, सबके सेल से इतना पैसा निकाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब चेक बनना है, मान लीजिए चेक बनना है, तो चेक का अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए लोगों के नाम लिखे होते, ए बी सी डी कुछ भी ई, यहाँ पे लोगों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर अब उनकी सैलरी का चेक बनना है सपोज, और वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि सेल में से इतना पैसा काट करके निकाल दो। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इज इक्वल टू सेल माइनस कितना निकालना है 1500, और ये आप एंटर कर देंगे और उसके बाद में आप इसे कॉपी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी ब्लंडर है, अगर नोटिस ना किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में 18,000 वाला, इसकी सैलरी से कुछ निकला ही नहीं, सेल से कुछ निकला ही नहीं, इसकी भी सेल से कुछ निकला नहीं, इसकी भी सेल से कुछ निकला ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हुई, अब देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला क्या बनाया था कि इसमें से इसको निकाल दीजिए, माने इस रिलेशन क्या बना कि ये जो सेल है इसके नीचे तीसरी सेल जो थी नेक्स्ट कॉलम में वो लेस हुआ वैल्यू, तो लेस होकर के आ भी गया। लेकिन वही फॉर्मूला जब कॉपी किया तो देखिए रिलेशन बदल गया ना, इसके नीचे आए तो इसके नीचे तीसरी सेल कौन सी थी, ये थी, तो जिसकी वजह से ये D150 हो गया, जबकि ये होना क्या चाहिए था, D149 होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो गया D150, यहाँ क्या हो गया D151, यहाँ क्या हो गया D152। तो यहाँ तक तो पैसे निकले भी, और बेचारे किसी किसी के तो ये इतना 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 निकल गया, लेकिन फिर इसके आगे तो क्या हुआ, ये 153 हुआ जहां पे कुछ लिखा ही नहीं था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा था और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा था, जिसकी वजह से कुछ पैसा कटा ही नहीं। तो अगर इस चीज को नोटिस ना किया जाता, मैनुअली देखा ना जाता, चेक ना किया जाता, तो ये तीन लोग तो मजे से पूरी अमाउंट लेके जाते हैं एंड दे वन नेवर टेल यू कि आपने तो पैसा काटा ही नहीं, है ना। वो कभी आप ही साल 6 महीने में देखो तो फिर बात निकल गई तो निकल गई। तो कई बार ऐसा होता है कि अब हमें यहाँ पर क्या था कि ये वैल्यू फिक्स थी, तो अगर हम ये वैल्यू फिक्स रखना चाहते थे और ये वैल्यू फिक्स नहीं थी, ये तो अनकॉमन हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो अगर एक ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें एक रेफरेंस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन एक रेफरेंस को हम कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, अपनी दूसरी वाली सेल जिसको डिडक्ट कर रहे हैं, जिसे फिक्स रखना चाहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलेंगे, केवल उसको, है ना। और अब हम ये फॉर्मूला देखिए कॉपी कर देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये चीज हुई यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ क्या बना, ये हो गया। अब देखिए इसमें से भी यही लेस हो रहा है, 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 और यहाँ से भी इतना ही अमाउंट लेस हो रहा है। तो सच काइंड ऑफ रेफरेंस वेयर you are continuously updating some reference that is relative and you are using a fixed reference, a constant reference, is known as mixed reference. तो रिलेटिव सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3D या मिक्स या एब्सोल्यूट का यूज नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट सभी का अपनी अपनी जगह पर बहुत यूज होता है। तो ये हो गई बात रेफरेंसेस की। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज बतानी है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऐसा ऑप्शन होता है, जैसे कई बार गलती से कोई काम करते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, काम करते समय जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिया, तो कुछ चीजें हम जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक डेटा शीट दे दी गई थी बनाने के लिए, और आपने कहा सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। अब मान लीजिए हेडिंग में आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था सीरियल नंबर, फिर आपको लिखना था मान लीजिए नेम, तो बजाय टैब प्रेस करने के आप स्पेस प्रेस करते गए, ठीक है। अब आपको लिखना था यहाँ पे मान लीजिए बेसिक, फिर आपको लिखना था HRA, फिर आपको लिखना था DA, बल्कि हम वैसे ही लिख के दिखा देते हैं, HRA कुछ भी ऐसी फिगर डाल दे रहे हैं, 8%, DA 12%, देन PF 13%, देन लीव्स, देन डिडक्शन। गलती बस ये हो रही है कि आपने टैब नहीं प्रेस किया, टैब की जगह में आप गलती से प्रेस किए जा रहे हैं स्पेस बार, और फाइनली हमने लिख दिया नेट सैलरी। लेकिन जैसे ही आपने लिख करके एंटर किया तो आपने रियलाइज किया कि ये तो काम गलत हो गया, ये तो पूरा डेटा ही एक्सेल के अंदर आ गया, ये देखिए। अब दोबारा लिखो, जाहिर सी बात है ये बड़ा ही मोनोटोनस टास्क है, बोरिंग होगा हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है हमारा अलग अलग कॉलम्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, और सॉरी डेटा मेन्यू में आएंगे और यहाँ से कहेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स।
बस यहाँ पे रहना है आपको। फिर आपको यहाँ पे क्या बताना है, वो देखिए दिखा रहा है आपको कि ये कॉलम्स है आपके, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कॉलम्स के बीच में मतलब यहाँ पर आपने क्या यूज किया है। तो हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है स्पेस बार, है ना। तो यहाँ पे हम देंगे कि हमने सेपरेटेड बाय स्पेस बार हमने कर दिया है। तो आपको देखिए दिखा रहा है कि एक कॉलम ये बना, एक कॉलम ये बना। हालांकि ये प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि सीरियल नंबर क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस दिया था तो वो भी आपका आ गया। तो ये जो है हम यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिक ये हो, और ये हमारा डेटा है, स्पेस नहीं देंगे हम, मतलब हम स्पेस वहीं पर दे रहे हैं जहाँ पर कॉलम डिफरेंट रखना था। यहाँ पे आए, डेटा में आए, टेक्स्ट टू कॉलम में आए, हमने बताया कि हमने स्पेस से सेपरेट किया है डेटा, और ये कॉलम से ये फॉर्म हो गया आपके सीरियल नंबर, नेम, बेसिक, ये वो सारे कॉलम्स हैं आपके। और इसको फाइनली कह देंगे ओके। तो ये देखिए डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट कॉलम्स में, इस तरह से। तो बस ये स्पेस नहीं देना है, स्पेस दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि एक्सेल में ले लेता है, एक्सेल में प्रॉब्लम नहीं है, पर कैल्सी में नहीं लेता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना होगा कैल्सी में। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम हो गया आपका। फिर नेविगेशन, बाकी तो चीजें आपने सब देखी हैं। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पता ही कि आपको ये यहाँ पर एक जो है प्रॉपर्टीज का विंडो मिलता है, प्रॉपर्टीज की पेन मिलती है। तो इसमें ये सब चीजें तो अब हम कर ही चुके हैं, फॉर्मेटिंग हम कर चुके हैं अच्छे से, स्टाइल के बारे में बात हो चुकी है, गैलरी, वही सब ऑप्शन है यहाँ पर, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन और यहाँ पे लास्ट में फंक्शंस है जिससे कि हम फंक्शन इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैनुअली आपको बता ही चुके हैं। लेकिन एक ऑप्शन इसमें होता है नेविगेशन का। तो नेविगेशन में क्या है कि आप अपनी जो वर्कबुक है, आपकी जो शीट बनी हुई है सारी की सारी, तो जितनी भी शीट्स हैं वो आपको दिखा रहा है। तो अगर आपको डायरेक्टली किसी शीट पर अपनी अप्रोच बनानी है, जैसे करेंटली अभी हम किस शीट में है, सैलरी वाली शीट में है, बट अगर हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं किसी भी दूसरी शीट में, तो उस शीट पे क्लिक करेंगे ऐसे डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करते ही हम उस शीट पर पहुंच जाएंगे। तो नेविगेट कर सकते हैं इजीली फ्रॉम वन शीट टू अनदर विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन आपको नेविगेशन का यहाँ पर इस चीज के लिए मिलता है। इसके अलावा यदि आपने शीट्स को जो रेंजेस हैं उसको नाम दे सकते हैं, नाम देना है तो नाम देने के लिए 1 सेकेंड, अब चीनी तो उसी में से डालो, क्या करा जाएगा, ऐसे में वो आपके डब्बे में हमें लगा है, तो बस डब्बे थे। तो जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी चीजें जैसे अब आपको मान लीजिए रेंज नेम्स है, देखिए यहाँ पर है, अगर रेंज नेम्ड रेंजेस होंगी तो वो खुद ही दिखाएगा आपको कि आपने क्या क्या नाम दिया। अब देखिए जैसे मुझे एच लुकअप का डेटा देखना, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो देखिए इजीली नेविगेट कर जा रहे हैं, माने विदाउट ब्लिंकिंग एनी आई, मतलब बहुत इतना फास्ट है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम सारा काम कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेविगेट करना है एक रेंज से दूसरी रेंज पर, तो ये रेंज क्या है। उसके अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे आप, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमने इंसर्ट किए हुए, तो इन ऑब्जेक्ट्स पे नेविगेट करना है, तो ये नेविगेशन के लिए हो गया। अपनी किसी भी वर्कशीट में, मतलब ये देखिए अक्रॉस वर्कबुक चल रहा है, सॉरी अक्रॉस वर्कशीट चल रहा है, ये विद इन अ वर्कबुक, किसी एक शीट की बात नहीं, जितनी भी शीट्स हैं। कमेंट डाले हुए हैं, कहाँ कहाँ डाले हैं, यहाँ डाल रखा है, ये कहाँ डाला है, ये यहाँ डाला है, ये कहाँ डाला है, ये यहाँ डाला है। तो जितने भी कमेंट्स है वो आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप नेविगेट करते हैं। तो ये नेविगेशन का ऑप्शन है, आप वर्कशीट में यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज सब टोटल। सब टोटल के लिए एक नई शीट हम इंसर्ट कर लेते हैं, जस्ट आफ्टर करेंट शीट। सब टोटल वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, देखिए सब टोटल मतलब कुछ ना कुछ तो ये टोटल से ही रिलेटेड है। तो ये बात सच है कि है टोटल से ही रिलेटेड, लेकिन सब मतलब ग्रुप वाइज टोटल करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया होता कुछ आइटम का नाम है, कुछ भी ऐसे हम यहाँ पे रेट डालेंगे, कुछ भी क्वांटिटी डालेंगे और कुछ भी प्राइस डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर, बल्कि इसके पहले हम एक कॉलम और इंसर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रांड का नाम लिख रहे हैं कि कौन सी ब्रांड है। अब मान लीजिए ऑडी है यहाँ पर, ठीक है, ऑडी के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सिंपल मॉडल नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लीजिए हम BMW की भी सेल करते हैं, तो BMW के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास,
और मान लीजिए एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे कि सपोज होंडा के प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, होंडा के केवल हम 2 प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ भी ऐसे फेक फिगर लिख रहे हैं, तो ये आइटम के वो हो गए, नंबर्स हो गए, मतलब उनके मॉडल नंबर्स हो गए। यहाँ पर हम रेट लिख दे रहे हैं कुछ भी, यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हम प्राइस लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, एंटर एंड कंट्रोल डी। तो सिंपल सी चीज है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर आपको टोटल निकालना है, सबका पूरा टोटल प्राइस निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू सम, और ये प्राइस का टोटल कर लेंगे और एंटर कर दीजिए, टोटल आ गया। लेकिन अगर अभी आपसे कहा जाए कि ऑडी का टोटल अलग कीजिए, ऑडी का अलग करना है, BMW का अलग करना है और होंडा का अलग करना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इज इक्वल टू सम। जाहिर सी बात है, मतलब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है कि सम, और पहले हम क्या करेंगे, केवल ऑडी वाली वैल्यूज को ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, इज इक्वल टू सम, देन BMW वाली पूरी लिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड देन सम होंडा वाले दोनों प्रोडक्ट्स की लिस्ट ले लेंगे। तो इंडिविजुअली हमारे पास ये आ गया कि भाई ये हमारा है अलग अलग। लेकिन अगर आपने डेटा कुछ इस तरह से बनाया, माने ब्रांड वाइज या प्रोडक्ट वाइज आपने कुछ भी कर रखा है, और फिर आप सबका टोटल इंडिविजुअली ग्रुप वाइज करना चाहते थे, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो 3 ही प्रोडक्ट है, ऑडी, BMW। अभी बिग बाजार की बात कर ले भाई, नेस्ले के 20-25 प्रोडक्ट्स हैं, फिर पता चला कि आपके टाटा के भी 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, फिर आप किसी दूसरी कंपनी के भी ले रहे हैं, तो ऐसे तो 500 तो कंपनियां ही वहां होती हैं। अब आपको 500 कंपनियों का अगर हर प्रोडक्ट है, एक एक दो दो उनके बेच रहे हैं, या 10-10 20-20 बेच रहे हैं, तो बैठ के आप पूरा दिन टोटल ही निकालते रहेंगे, महीना भर आप टोटल करने में लगा देंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, डेटा बस इस तरह से फीडेड होना चाहिए, इस तरह मतलब कि इंडिविजुअली ब्रांड वाइज हमने सेग्रीगेट कर रखा है डेटा, बस ये हमें तरीका इसमें ध्यान रखना होगा। अब सब टोटल करना है हमको, तो डेटा में अपने कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बार आप डेटा मेन्यू के अंदर आइए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल्स, ये देखिए, आप इस पर क्लिक करें। सबसे पहले तो वो यही पूछेगा आपको कि किसके लिए सब टोटल कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको टोटल किसके लिए चाहिए, आपको प्राइस का टोटल चाहिए, ना आपको ब्रांड का चाहिए, ना आइटम का चाहिए, फिलहाल रेट क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन इस पे टिक करने के साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब कि वो प्रेफरेंस किस चीज पे दे, यानी कहाँ पर चेंज हो। तो हमें क्या कहना है, देखिए वैसे तो हमारी इस लिस्ट का जो पूरी टेबल है, इसकी पहला कॉलम है ही ब्रांड, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहला कॉलम ब्रांड होता, हो सकता है ब्रांड के पहले 2-4 कॉलम और होते। लेकिन हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ब्रांड वाइज, कि जैसे ही ब्रांड बदले, यानी ऑडी से BMW हो तो ऑडी का टोटल आ जाए, BMW से होंडा हो तो BMW का टोटल आ जाए, और होंडा का टोटल बाद में आए, माने एक के बाद एक ब्रांड वाइज टोटल करना है। तो ग्रुप वाई में आपको उसी हेडिंग का नाम देना है जिसके बेसिस पर आप टोटलिंग करना चाहते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि इस तरह से आपका डेटा फीडेड हो। फिर लास्ट है कि आप फंक्शन कौन से यूज करना चाहते हैं, तो इतने फंक्शंस हैं, सब टोटल का नाम जरूर टोटल है, लेकिन इसमें आप ये इन सब फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल सम की ही बात कर रहे हैं, सम सिलेक्टेड है ही, और हमने कह दिया ओके। और ये देखिए इतने बढ़िया तरीके से आपका टोटल आ गया, देखिए 580 मैच कर रहा है, 856 मैच कर रहा है, और 680 मैच कर रहा है। पर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ आपका जो है अपने आप ही यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो दैट्स हाउ इट वर्क। और ये आपको सबसे अच्छी बात ये कि ये ग्रुप वाइज दिखाता है आपका। फिर अगर आप नहीं चाहते, मान लीजिए पूरा डेटा देखिए इसे माइनस कर दीजिए, तो केवल ऑडी का सम दिख रहा है ना, BMW का सम दिख रहा है, होंडा का सम दिख रहा है। ये एडवांटेज है इसका, आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप अलग अलग मतलब पूरा करें, आप ऐसे देख सकते हैं। और कहा अच्छा जरा ये बताना कि 680 कैसा हुआ होंडा का, तो यहीं पर खोल दीजिए कि ये पहला ये है, दूसरा ये है मॉडल, और इसका टोटल इतना है, तो इस तरह से 680 हुआ। ये आपको इसका एडवांटेज मिलता है। यहाँ तक कि अगर आपने कहा टोटल किया है और आप क्वांटिटी का भी टोटल करना चाहते थे इसी तरह से, तो वापस से वहीं हम जाएंगे अपने डेटा मेन्यू के अंदर ही, और यहाँ से फिर सब टोटल में आएंगे, और इस बार जो है हम यहाँ पे इस क्वांटिटी वाले उस पर भी क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे, तो देखिए क्वांटिटी का सम भी आपके पास आ जाएगा। रेट का टोटल करने की जरूरत नहीं, आइटम का टोटल करना है कि कितने कितने गए, फिर से यहीं आएंगे, फिर से यहाँ आएंगे और आइटम पे भी टिक कर दीजिए,
और कह दीजिए ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रोडक्ट हमने ऑडी के बेचे, कितने प्रोडक्ट BMW के बेचे, कितने हमने होंडा के बेचे, और टोटल हमारी जो सेल हुई है वो कितने प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हुई है। तो ये सब टोटल ऑप्शन जो है आप यूज करते हैं, सबसे अच्छा फायदा इसका यही है। उसके अलावा अगर आपने कहा कि जी हम सम नहीं करना चाहते थे, हम तो एवरेज करना चाहते थे, तो आप एवरेज कर लीजिए, हटा दीजिए इसको, ओके करिए, ये एवरेज निकल करके आ गया आपके पास, है ना। ये सब चीजें हैं। इवन अगर आप प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग करने पे अगर आप देखें, अब यही डेटा देखिए हमारा सिलेक्टेड है, हम प्रिंट कमांड पे गए और प्रिंट कमांड पे जाके हमें क्या कहा, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, और अब हम यहाँ से इसको जो है प्रीव्यू देखेंगे अगर, तो देखिए ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, हालांकि इसके लिए यहाँ से हम ऑप्शंस में चले जाएं पहले। पहले हम यहाँ पे इसको जो है वो कर देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाके इसकी फॉर्मेट पेज में जाके इसकी स्केलिंग हम चेंज कर रहे हैं। कल हमने थोड़ा स्केलिंग इसका कम किया था, तो आज इसको बढ़ाना पड़ेगा। वही 145 कर देते हैं, क्योंकि मैं पता है 145 हमारा जो है सही आ रहा है। अभी हम सिलेक्ट करके रखा ही हुआ है, प्रिंट कमांड पे गए तो देखिए जैसे ही हम कहेंगे प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, तो वो आपको आपका डेटा का प्रिंट आउट दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई ऑडी BMW ये सब ऐसे निकलेगा, है ना, आपको देखना है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि निकले तो, लेकिन ऑडी का अलग पेज पे निकले, BMW का अलग पे निकले और होंडा का अलग पे निकले, अलग अलग पेजेस में निकले, तो आपको या तो उन्हें अलग अलग सिलेक्ट करके निकालना पड़ेगा, या फिर सब टोटल्स में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का टैब मिलता है ये, और इसमें आप क्या कह देंगे, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, इस चेक बॉक्स को इनेबल कर दीजिए और बस ओके कर दीजिए, और ओके करते देखिए ये पेज ब्रेक जनरेट हो गया। अब हम इसको फिर से प्रिंट करा रहे हैं, और प्रिंट कराने पे जैसे ही कहेंगे प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, ये देखिए कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं अब आपके, 3, पहला ऑडी, दूसरा BMW और तीसरा होंडा। इस तरह से आप ये सब टोटल्स का यूज करते हैं, ये एडवांटेज लेते हैं, और बहुत से न्यूमरस फीचर्स हैं एक्सेल के या कैल्सी के। तो खैर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है तो फिर तो आपको एडवांस पैकेज पे जाना पड़ेगा। फिलहाल आपके सिलेबस से रिलेटेड जितना था और उससे भी ज्यादा चीजें हमने अपनी तरफ से बताई हैं। इतना भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी चीजों को आप हमेशा रिटेन करके रखते हैं, यू वोंट बी गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ऑफिस वर्क। डे टू डे रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरीके का, आप कॉर्पोरेट में चले जाइए या आप एक नॉर्मल पब्लिक सेक्टर में जाइए, एक सिंपल टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में पढ़ाती हूँ, उसमें भी इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि सारी चीजों को दिमाग में रखना है, और सारी चीजें एक्सेल पे करें या कैल्सी पे करें, ऑलमोस्ट एक तरह से ही होती है, 2-4 डिफरेंसेस के अलावा। तो आज ये कैल्सी पैकेज हमारा खत्म हो गया है, कल से हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रेस। दैट्स ऑल फॉर द डे।